मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गया तो अलगू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया था, और जब अलगू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी खाला थी, जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली थी। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम ना होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार, वो आदर सब मिलता था। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। जुम्मन शेख भी कुछ नहीं कहता। जुम्मन की मौसी को उसकी बहू ताने मारती। 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक तो ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक ये सब सहता रहूंगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा न हो। कोई उससे बिगाड़ना भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पड़ी थी तो उसका निर्णय होना तो जरूरी था। गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा न सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना, तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस पर अलगू ने कहा, आने को तो आ जाऊंगा मौसी, पर वहां मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता। मौसी बोली, तो क्या आप बिगड़ने के डर से अपने दिल की नहीं कहोगे वहां? अलगू मौसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में ये सवाल बार बार गूंजे जा रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले में इसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे काट लिया, पर अब रोज रोज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और न ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुखड़ा बताऊं? तुम्हारा जो फैसला होगा वो मैं मान लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचित असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हाँ मियाँ, तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अभी कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। जुम्मन को फिलहाल सदस्यों में वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उसका मन मुटाव था। जुम्मन ने रामधन मिश्र को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
इस पर बूढ़ी मौसी जुम्मन से बोली, पंच किसी के दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम अलगू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। ये बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अलगू चौधरी भी ठीक है, मेरे लिए तो जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वो इससे कन्नी काटना चाहता था, सो वो बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचता, पंच तो खुदा का ही नुमाइंदा होता है। इस पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अलगू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अलगू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए ही कर रहा है, इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचों, मेरी मौसी ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने को बोल रही हैं। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है ये सभी लोगों को पता है, और उससे इतना लाभ नहीं कि मैं मौसी का महीने का खर्च निकाल सकूं। दान पत्र में भी इस तरह के खर्चे का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को जैसा ठीक लगे वैसा फैसला करें। अलगू चौधरी को कभी कभार कचहरी का काम पड़ ही जाता था, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किया। अलगू का एक एक सवाल जुम्मन को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो अलगू किस तरह की बातें कर रहा था और अब एकदम से ना जाने उसे क्या हो गया। जुम्मन अभी इसी सोच विचार में था कि इतने में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन, पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हें हर महीने खर्च देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं हो तो जो जायदाद को लेकर करारनामा है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन के होश उड़ गए। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या फिर उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाई जा रही थी कि वो अपने साथ हुए उस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अलगू बटेसर से बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर जुम्मन सबसे कहता फिरता, ये तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खुदा सब देखता है। वहीं अलगू चौधरी को इस बात का शक था कि उसके बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया हो। चौधराइन ने भी इसे लेकर हामी भरी। इसी बात को लेकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन की बीवी के बीच में काफी बहसबाजी भी हुई। अब अलगू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का करे भी तो क्या करे। गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो इक्का गाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लाद कर शहर की मंडी ले जाना और वहां से तेल व नमक आदि लाना था। समझू का मन अलगू के बैल पर आ गया था। उसने देखा कि बैल काफी अच्छा है तो दिन में 2 से 3 चक्कर शहर के हो जाएंगे। तो उसने इस बारे में अलगू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने खूंटे में बांध दिया। समझू को नया बैल क्या मिला वो फूले न समाता। दिन में 4-4 चक्कर शहर के लगाने लगा। न उसे बैल के चारे की फिक्र होती और न ही उसके पानी की। रात को बस रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू साहू वापस आ रहा था। उसने इक्के पर 2 गुना वजन लादा था। दिन भर की थकान से बैल मुश्किल से ही चल पा रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू को पहुंचने की जल्दी लगी थी। ऐसे में वो उसे कोड़े मारकर भगाता जाता, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वो धरती पर गिर पड़ा। बैल गिरा भी ऐसा कि उसने प्राण छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपए कमाई बनी थी, जो उसकी कमर में बंधी थी।
इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे। ऐसे में गाड़ी को छोड़कर वो जा भी नहीं सकता था। इस तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन न जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो इसके साथ ही होश भी उड़ गए। कमर से बंधी थैली गायब थी। इस घटना को करीब 1 महीना बीत गया। अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साहू तो साहू, उसकी बीवी भी उस पर चिल्ला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोला, यहाँ हमारी पूरी कमाई लुट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। कमजोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारा बैल बाहर बंधा है, उसे ले जाओ, महीना 2 महीना उससे काम करवा लो, इससे ज्यादा क्या लोगे। अलगू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगे रहे, लेकिन यहाँ सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्सा पड़े। दोनों का शोर सुनकर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दे डाली। अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों इसे लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अलगू, तुम किसे पंच चुनोगे। अलगू ने कहा, समझू साहू ही इसका निर्णय करें। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैं जुम्मन शेख को चुनता हूँ। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी पीला पड़ गया। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं। अलगू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया, उसके मन में ये भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूँ। मैं जो कहूँगा वो अल्लाह की आवाज होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों से सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू को बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन 2 पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उलट 2 पंच समझू पर बैल के मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त दंड राशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने पूरे मामले पर अच्छी तरह से सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए जुल्म और कड़े परिश्रम से हुई है। इस पर रामधन मिश्र ने खड़े होते हुए कहा, समझू साहू ने बैल को अपने किए की वजह से मारा है, इसलिए उससे तो अतिरिक्त दंड भी लेना चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, ये दूसरा मामला है, इसे अभी उठाने का कोई मतलब नहीं। इस पर झगड़ू साहू बोले, पर समझू को भी थोड़ी रियायत तो मिलनी चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह अलगू चौधरी का खुद का फैसला है, अगर वो समझू को रियायत देता है तो ये उसका बड़प्पन होगा। पंचों का ये फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अलगू के साथ ये नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन के न्याय नीति की तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। जुम्मन बोला, भाई अलगू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंच का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये बात सुनकर अलगू चौधरी भी रोने लग गया। दोनों के बीच जो बुराई का मैल था वो आंसुओं से धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। कहानी से सीख, जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।
ईशा किरण, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मुईज कमाल ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, डोंट टच मी मुईज कमाल, तुम मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, इसलिए ना कि तुम उस मिडिल क्लास असफंदियार से मोहब्बत करती हो। मुईज ने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं किसी से मोहब्बत करूं या ना करूं, मेरी लाइफ है, तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। वो गुर्राते हुए बोली, देखो ईशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। वो सब कुछ असफंदियार के पास नहीं है। वो ट्यूशन पढ़ाकर यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे करता है, वो तुम्हारे खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा? मुईज कमाल, तुम अपना ये लेक्चर किसी और को सुनाओ, मैं बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। मैंने असफंदियार के अच्छे नेचर, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और उसके अच्छे कैरेक्टर से मोहब्बत की है, उसके स्टेटस या फिर उसकी दौलत देखकर नहीं। और मोहब्बत इन चीजों की मोहताज नहीं होती। आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे खबरदार करती हुई वहाँ से चली आई। मुईज कमाल ने जमीन पर पांव से जोर से ठोकर मारी, फिर पार्किंग की तरफ आ गया। क्लासेस छोड़कर वो गाड़ी में बैठकर सड़क पर कुछ देर इधर उधर फिरता रहा, फिर थक हार कर घर चला गया। ईशा, कभी कभी मुझे तुम्हारा साथ ही ख्वाब लगता है, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। असफंदियार ने पानी में कंकर उछालते हुए कहा, असफंद, तुम ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में आंख खोलो। तुम्हारा मेरा साथ ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए वो सभी आराम छोड़ सकती हूँ। जिन चीजों का लालच देकर मुईज कमाल और मेरे घर वाले मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश में लगे हैं, वो लोग कभी नहीं समझ सकते कि मोहब्बत इन चीजों की मोहताज नहीं होती। वो समझाते हुए बोली, फिर असफंदियार की तरफ देखा जो खामोशी से सामने पानी में फेंके हुए पत्थर से पैदा होने वाली लहरों को बहुत गौर से देख रहा था। ओहो, हम क्या बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ गए, चलो कैंटीन चलते हैं। ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वो चुपचाप उसके साथ चलने लगा। यूं सलीके से याद आते हो जैसे बारिश हो वक्फे वक्फे से। मुईज कमाल की आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा। ये कहाँ से आ गया? ईशा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारी जिंदगी में हर जगह नजर आना चाहता हूँ। वो उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला। मुईज कमाल, तुम अपनी हद में रहा करो, असफंद ने दांत पीसते हुए कहा। चलो इसके मुंह मत लगो। ईशा उसे धकेलते हुए वहाँ से ले गई। वो नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में उनका तमाशा बने। तो फिर क्या सोचा तुमने? मम्मी ने डिनर के वक्त ईशा से पूछा। किस बारे में मम्मी? वो लापरवाही से बोली। वही मुईज कमाल के प्रपोजल के बारे में। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा। प्लीज मम्मी, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप क्यों इस बात को रोजाना दोहराती हैं? वो उकताए हुए लहजे में बोली। बेटा, आप रिलैक्स होकर खाना खाएं, हम फिर कभी बात कर लेंगे, डैडी ने बहुत नर्म लहजे में कहा। आपने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। इकलौती होने का ये मतलब नहीं है कि असफंदियार जैसे मिडिल क्लास का हाथ थाम ले। वो गुस्से से बोली। डैडी, आप ही इस टॉपिक को लेकर बैठें, सुकून से बात करें या फिर झगड़ें। मैं जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। वो उठकर चली गई। महमूद अहमद और सितारा बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा, जो इतनी जिद्दी थी कि जिस बात या काम के पीछे पड़ती वो करके ही छोड़ती थी। फिर उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया। असफंद, तुम गांव कब जा रहे हो? ईशा के लहजे में ऐसा कुछ था कि वो चौंक सा गया। क्या बात है ईशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। असफंद, मुईज कमाल ने जब से प्रपोजल भेजा है, मम्मी डैडी मुझसे रोज पूछते हैं। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुईज कमाल न सिर्फ हमारी क्लास का है, बल्कि उसके डैडी मेरे डैडी के गहरे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे हाँ कह देनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर अपने माँ बाप और बहनों को ले आओ। ईशा की बात पर वो और परेशान हो गया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते जाऊंगा और उन्हें ले आऊंगा। लेकिन तुम्हारे घर वाले? असफंद, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस उनको ले आओ।
उसने मुस्कुराकर उसकी बात काटी। ओके ठीक है। वो कुछ मुतमईन सा हो गया क्योंकि अभी घर जाकर अम्मा को समझाना था। वो मुंबई इसलिए आया था कि पढ़कर अच्छी जॉब हासिल करेगा और दोनों बहनों की शादी करेगा। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ वो ईशा किरण की मोहब्बत में इतना डूब जाएगा कि सब कुछ पीछे छोड़कर उसे ईशा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इस तरह की बातें सोचते हुए वो ईशा के साथ लेक्चर अटेंड करने चला गया। मम्मी असफंद गांव जा रहा है, वो अपने घर वालों को साथ लाएगा आपसे बात करने के लिए। ईशा ने सितारा बेगम को जानकारी दी। चाय पीते हुए उन्होंने उसकी बात बहुत गौर से सुनी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जी, वो चौंक गई। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम उसे पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, तो शादी से पहले उसका गांव, उसका घर, उसका रहन सहन देख आओ। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया। मम्मी आप कह तो ठीक रही हैं, मैं असफंद से बात करती हूँ। हम कुछ दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लेते हैं, वैसे भी फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, लेक्चर्स बहुत कम होते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, फिर मोबाइल पर असफंद का नंबर मिलाते हुए वहाँ से उठ गई। बेगम, हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। ऐसा क्या कह दिया तुमने? महमूद साहब ने आते हुए बेटी को खुश देखकर पूछा। अब हमारी ईशा मुईज कमाल से जरूर शादी करेगी। वो चाय का कप रखते हुए बोली। मैं समझा नहीं, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोले। बेगम ने उनके लिए चाय निकालते हुए सारी बात तफसील से बताई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो उसका घर वगैरह देखकर शादी से इनकार कर देगी? मुझे नहीं लगता। वो चाय का कप पकड़ते हुए बोले। वो मेरी बेटी है, इतना तो उसे मैं जानती हूँ। अगर इनकार नहीं करेगी तो कुछ लम्हों के लिए सोचेगी जरूर। उसकी सोच में हल्की सी दरार ही उसके सिर से मोहब्बत का भूत उतार सकती है। सितारा बेगम की बात सुनकर उन्होंने समझते हुए सर हिलाया। ईशा ने जब गांव जाने के लिए कहा तो असफंद खुशी खुशी राजी हो गया। अच्छा था, उसके सामने अम्मा ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगी। ईशा बहुत खुश थी। ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि मम्मी डैडी ने खुद उसे इजाजत दी थी। बस में सफर करके आगे के रास्ते गांव में वो बैलगाड़ी से गए। ये सब उसे इतना अच्छा लगा कि वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी, इसलिए गांव के लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी। फिर वो एक छोटी सी गली जिसमें गंदे संदे बच्चे खेल रहे थे। कच्ची गली में जगह जगह पानी भरा हुआ था, जो न जाने कितने दिनों से भरा पड़ा था। उसमें मच्छरों की भरमार थी। ईशा ने बदबू की भरमार से मुंह मोड़ लिया। असफंद सर झुकाए उसके साथ चल रहा था। फिर वो एक कच्चे और छोटे से घर के आगे रुक गए। लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाजा जिस पर डाक का पर्दा लगा हुआ था। असफंद ने उसे उठाया। सामने कच्चे मगर साफ सुथरे सहन में मुर्गियां इधर उधर भाग रही थी। सामने छोटा सा बरामदा जिसमें लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था, जिस पर पुरानी मगर साफ सुथरी सुर्ख रंग के फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। तख्त पर बैठी एक बूढ़ी औरत चश्मा लगाए चावल चुन रही थी। अचानक उन्होंने सामने देखा। शुक्र है असफंद मेरा बेटा, मेरा चांद आ गया। कोई खबर भी नहीं दी मेरे बच्चे ने। अरे हुमैरा, समीरा किधर हो? देखो भाई आया है। कमरे से दो लड़कियां तकरीबन एक सी शक्ल और हमउम्र लग रही थी। कमजोर सी साफ सुथरे सादा से कपड़े पहने निकली। भैया असफंद से लिपट गई थी। फिर उनकी नजर ईशा पर पड़ी तो वो चौंक गईं। ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? उनकी आंखों में हैरत थी। अम्मा भी हैरान होकर देख रही थी। अम्मा, ये ईशा किरण है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। गांव देखने आई है, कुछ दिन रहेगी। बाकी बातें फिर बताऊंगा। अरे मेरा बच्चा, अंदर आकर बैठ। साथ मेहमान है और हमने तुम्हें सहन में ही रोक लिया। अंदर आओ। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर ले गई। छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी कालीन बिछी थी, उस पर प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां और मोढ़े पड़े थे। दीवार के साथ छोटा सा बेड लगा था। सामने दीवार के साथ लकड़ी के छोटे से टेबल पर टीवी रखा था। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। हुमैरा, समीरा, बेटी जाओ, कोई चाय पानी लेकर आओ, फिर खाने का इंतजाम भी करो। अम्मा ने बेटियों से कहा। जी ठीक है अम्मा। वो दोनों बाहर चली गईं। बेटी इधर बेड पर आ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, सफर की थकान होगी ना। अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वो मुझे फ्रेश होना है, उसने धीमी आवाज में कहा।
अम्मा इन्हें जरा वॉशरूम ले जाएं। असफंद ने कहा, बेटा तुम अपने कपड़े निकाल लो, मैं गुसलखाने में पानी वगैरह देख कर आती हूँ। वो बाहर निकल गईं। तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, चाय वगैरह पियो, हम फिर बात करेंगे। असफंद यह कहकर बाहर चला गया। उसने एक ठंडी आह भरी और बैग में से कपड़े निकाले। अच्छा हुआ मैंने सादा से कपड़े भी रख लिए, वरना जीन्स में तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूँ। फिर अम्मा आ गईं तो वो मुस्कुराकर उनके साथ वॉशरूम चली गई। वॉशरूम था या कोई दरबा, प्लास्टिक के टब में पानी भरा था, कोई शावर वगैरह नहीं था। उफ, मैं कैसे नहाऊंगी। उसे अपने घर का वॉशरूम याद आ गया। अब मजबूरी थी, सफर के वक्त की मिट्टी धूल जमी थी। उसकी नफासत पसंद तबीयत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो फ्रेश हुए बगैर पानी भी पी ले। जैसे तैसे वो फ्रेश होकर बाहर निकल आई। उसी कमरे में प्लास्टिक की टेबल पर चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, शामी कबाब और चिप्स वगैरह रखे थे। चाय पीकर उसे मानना पड़ा कि ऐसा जायका उसके घर के बावर्ची में भी नहीं है। फिर जब उसने खाना खाया, बिरयानी इतने मजे की थी कि उसका जी चाहा वो उंगलियां चाटती रहे। हुमैरा, समीरा इतनी अच्छी थी, उसने ढेरों बातें करना चाही थी, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी। असफंद ने महसूस कर लिया। आओ ईशा, मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाऊं, फिर तुम आराम करना। एक कमरे में 2 बेड लगे थे। उनके सेंटर में टेबल पड़ा हुआ था जिस पर कुछ किताबें सलीके से रखी थी। ये हुमैरा समीरा का कमरा है। फिर एक कमरे में नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ था और सेंटर में बेड लगा हुआ था। दीवार के साथ 2 कुर्सियां रखी थी। दीवार पर बहुत खूबसूरत कुदरती मंजर की तस्वीर लगी थी। ये तुम्हारा कमरा है ना? उसने खुश होकर पूछा। यस, असफंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तो मैं यहीं आराम करूंगी, वो बेड पर बैठते हुए बोली। जब मैं तुम्हारा तो मेरी हर चीज तुम्हारी। उसने ईशा के खिले खिले चेहरे की तरफ देखा। अच्छा अब जाओ, मुझे आराम करने दो, वो शर्माते हुए बोली। असफंद मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उम्मीद के मुताबिक अम्मा बरामदे में असफंद का इंतजार कर रही थी। वो उनके करीब ही बैठ गया। वो जानता था कि अम्मा क्या पूछना चाह रही हैं, इसलिए उसने साफ साफ बात बता दी। अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है। जहाँ हुमैरा, समीरा मेरी बेटियां हैं, जैसे तैसे मैं मशीन चलाकर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस घर को चला रही हैं, ऐसे ही ईशा को भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। अम्मा के चेहरे पर उम्मीद के बुझे दियों को देखकर असफंद के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने दिल में फैसला किया कि वो ईशा से जितनी भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ से वादा किया था वो भी जरूर निभाएगा। गर्मियों के दिन थे, रात खुले सहन में चारपाइयां बिछाई गईं। वो हुमैरा समीरा से बातें करती रही। दोनों जुड़वा बहनें थीं। हाल ही में मैट्रिक किया था, वो भी किसी साथ वाले कस्बे से किया था। उनके गांव में तो मिडिल क्लास तक स्कूल न था। उससे आगे उन्हें पढ़ने का शौक तो था, लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। ईशा को वो इतनी प्यारी लगी। उसने सोचा वो जरूर इन दोनों के लिए कुछ करेगी। फिर अम्मा ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम लोग सो जाओ। ईशा की बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी कि उसे गर्मी का एहसास हुआ। वो उठकर बैठ गई। लाइट चली गई थी। उसका दम घुटने लगा था। सब आराम से सो रहे थे। फिर उसे मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। उसका दिल चाहा कि वो ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दे। रात भी पहाड़ जैसी हो गई थी। सारी रात गर्मी, उमस। रात उसने बड़ी तकलीफ से गुजारी। सुबह होते ही उसने सामान पैक किया। असफंद, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। वो परेशान हो गया था। बस मुझे जाना है, वो जिद कर रही थी। फिर अम्मी, हुमैरा, समीरा से सरसरी तौर पर मिलकर वो दिल्ली चली आई। सितारा बेगम और महमूद साहब को कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उनकी बेटी थी। वो जानते थे कि किन सुकूनों में पली बढ़ी है, लेकिन उन्हें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वो बीमार हो गई। उसे मलेरिया हो गया था। उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। असफंद शर्मिंदा होकर उसकी देखभाल के लिए आता जाता था। जब वो सेहतयाब होकर घर आ गई तो सितारा बेगम ने उससे असफंद के बारे में पूछा तो वो बोली, शादी तो अब भी मैं उसी से करूंगी, लेकिन वो यहीं रहेगा मेरे साथ, मैं गांव नहीं जाऊंगी। उन्होंने असफंद को बुलाकर सारी बात की। उसे नहीं मानना था, वो नहीं माना। उसने कहा, ईशा मेरे साथ शादी करके मेरे साथ घर पर रहेगी, मेरी माँ और बहनों के साथ। बेटा आप अपने घर वालों को यहाँ ले आएं,
हम अपनी बेटी को अलग से मकान देंगे। महमूद साहब ने उसे समझाया। नहीं अंकल, मैं नहीं कर सकता। गरीब आदमी में ईगो बहुत होती है। महमूद अहमद और सितारा बेगम ये बात जानते थे। सब कुछ ठीक हो गया था। ईशा को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। असफंद ने ईगो में आकर मुझे ठुकरा दिया। मोहब्बत में तो ईगो नहीं होती। वो बहुत रोई थी और ये बात भूल गई थी कि ठुकराया तो उसने है असफंद को उसकी गरीबी की वजह से। फाइनल एग्जाम हो गए थे। असफंद से उसका मिलना जुलना बंद हो गया था। वो खामोश रहने लगी थी। असफंद से उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया था। बस खामोशी से जाने कहाँ चला गया था। ईशा ने सोचा कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन मुईज कमाल की मोहब्बत और दोस्ती ने उसे संभाला तो उसने मम्मी डैडी के सामने सर झुका दिया। मुईज कमाल अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो मुतमईन थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसके मम्मी डैडी एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। उसके लिए ये सब एक शौक से कम नहीं था, लेकिन मुईज कमाल और उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। उसके माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद, फिर मुईज कमाल का बिजनेस। वो शहर के अमीर तरीन लोग थे। फिर खुदा ने उसे एक खूबसूरत सा बेटा भी दिया। वो खुद को खुशकिस्मत समझती थी। असफंद यार से उसने मोहब्बत की थी। कभी कभार वो याद बनकर उसके दिल में चिटकियां लेता था, जिसे वो हमेशा भुलाने की कोशिश करती थी। एकदम उसकी हंसती बसती जिंदगी को जैसे किसी की नजर लग गई थी। बिजनेस में दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा था। मुईज कमाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेकार। 2 साल में ही उन्हें अपनी सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ा। बैंक से इतना लोन लिया कि वापस न करने पर बैंक ने उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली। वो आसमान से जमीन पर आन गिरे थे। उनका आलीशान मकान भी नीलाम हो गया था। वो किराए के मकान में रहने लगे। उस पल ईशा को असफंद का कच्चा मगर हवादार घर अपने घर से ज्यादा अच्छा लगा। अब तो कदम कदम पर उसे असफंद याद आता था, जिसे उसने और उसके घर वालों ने गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था, और आज वो खुद को कौड़ी कौड़ी की मोहताज समझ रही थी। मुईज कमाल ज्यादातर घर से बाहर काम की तलाश में रहता था। घर आता तो ज्यादातर खामोश झुंझलाता था। वो भी अब खास काम और जरूरत के लिए ही उससे बात करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ईशा ने उसे कहा कि उसे मार्केट से अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेनी है। ये बात सुनकर वो भड़क उठा। मैं डाके डालूं क्या? जब तुम्हें पता है कि फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर तुम क्यों तंग करती हो? मुईज, अब जो जरूरत है वो तो पूरी करनी है, और जरूरत पूरी करने के लिए मुझे आपसे ही मांगना है। तुम्हारी वजह से आज मैं आसमान से जमीन पर आ गया हूँ। मनहूस हो तुमने मुझे भी बर्बाद कर दिया। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब तुमसे शादी की थी। और भी वो न जाने क्या क्या कह रहा था। नन्हे मुन्ने हादी की आवाज सुनकर वो कमरे में चली गई। हादी के साथ वो भी खूब रोई थी। मोहब्बत और रिश्ते ऐसे भी बदलते हैं। हादी का दूध और बहुत सारी चीजें जो खत्म हो गई थी, वो खुद तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती, लेकिन हादी तो बच्चा था, इसलिए उसने हादी को उठाया, घर में ताला लगाया और अपने जेवरों में से बचने वाले ईयररिंग बेचने के लिए सुनार के पास चली गई। वो सोच रही थी कि वो जॉब करेगी अपने और अपने बच्चे के लिए। जिंदगी तो गुजारनी ही थी, अब जैसे भी गुजरे। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।
साउथ कहानी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वो नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रजिया भला इस नव यौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वो जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वो इतनी बेसमझ नहीं कि घर छोड़कर जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है उसे अभी से नॉन तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए के आकाश से गिरेंगे, मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वो रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका ये फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि ये गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वो जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी, मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा होकर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़ें, मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वो कितनी घमंडिन है। वो मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वो अब पहले की सी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में ये कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। ये घर उसी ने पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वो इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो वो रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि ये नई स्त्री लाते और मेरी ये दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विरोध करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया, जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वो समझ न सका कि वो चली जा रही है। रजिया ने यही समझा, इस तरह चोरों की भांति वो जाना भी न चाहती थी।
वो दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वो इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वो यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वो घर धोकर ले जाने लगेगी तब वो गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वो बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मार कर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वो रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वो कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, ये यहाँ किसी से छिपाना था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का पारावार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वो रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वो अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर परजुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करें। दसिया के एक लड़का हुआ है, वो तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हनियों कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वो एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वो आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जा कर देखा, पर वो कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वो शाप दिया था। अब वो जलन न थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीना अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठीक ना मिला होगा। पड़ोस की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा।
रजिया ने टोका, नहीं दीदी ऐसी बात न थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वो चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा, किसी की बुराई क्यों करूं, फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता। दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग ना मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थीं जो मलसी रामू का गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वो कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना, मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा, 10 लंगन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा। दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल आएंगे। अच्छा वो आ तो रहा है, हाँ आ रहा है, कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है, इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूं, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, क्या हाल है उनका। बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोधो तो नहीं रही है, रोती तो नहीं थी, वो क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू ही की ओर लगा हुआ था। इसने स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वो बीमार पड़ी थी, वो बात याद आई। 10 साल हो गए, वो कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वो चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाई ठाई शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वो उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कर आ रहा था और अब वो दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वो बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वो क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वो आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता, और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा, मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे, 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने ही कौन थे, किसान की बिसात ही क्या। 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी यह बेड़ा कैसे पार लागे। गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है।
रजिया से क्यों नहीं मांग लेती। सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखूं, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजो के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वो चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वो मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपए खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वो सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहना कर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखों पढ़ने जाता है। उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सुहाती करके बोली, आज जोखों के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगुना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखों का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जी जी, तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुरा कर रोती। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। चाय गर्म और समोसे गर्म की आवाजों से उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। कोई स्टेशन आ गया था और मुसाफिरों की भीड़ एक बार फिर शोर के साथ ट्रेन पर सवार हो रही थी।
सामने की सीट पर बैठा नौजवान अपना सामान समेटकर उतरने को तैयार खड़ा था। क्या सीट खाली है? जलतरंग सी आवाज उसके कानों से टकराई। एक नकाबपोश नाज़रीन लड़की उस नौजवान से पूछ रही थी। आंखों को छोड़कर सारा चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जी हाँ, वो नौजवान अपना बैग लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। चूड़ियों की खनखनाहट के बीच वो सीट पर बैठ गई। धीमी खुशबू का झोंका उसकी रूह को खुश कर गया। उसने एक सरसरी निगाह उस नाजुक नकाबपोश पर डाली तो हटाना भूल गया। कैसी जादू भरी आंखें थीं। आंखों से मिले जुले चंद शेर उसके होंठों तक आकर लौट गए। ऐसी हसीन आंखों का जिक्र तो अब तक शायरी में ही सुना था। ये आंखें थीं या किसी शायर की गजल या किसी मुसव्विर का शाहकार। सामने वाले की नजरों का सामना होते ही उसने घबराकर नजरें हटा ली, मगर दिल को कौन समझाए। बज़ाहिर वो अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर दिल वहीं अटक कर रह गया। शायद उन जादुई आंखों में खो गया था। बहुत समझाया लेकिन ना माना तो एक बार फिर आंखों की गहराई में गोते लगाने लगा। घनी घनी काली पलकों के साये में आंखों में काजल की हल्की सी लकीरें सीधे दिल पर वार कर रही थीं। एक बार फिर उस नकाबपोश ने काली लंबी पलकों को उठाकर उस आशिक की तरफ देखा, लेकिन वो इसी तरह सांस रोके मखमूर आंखों में खोया रहा। आपको कुछ कहना है? शहद से भरी आवाज मगर लहजे में नागवारी लिए वो उससे बोली। सफर लंबा हो तो अकेले काटना मुश्किल होता है। क्यों न हम बातें करते हुए इस सफर को आसान बना दें। दिल की बात जबान पर उतर आई। मुझे एतराज नहीं, फिर ये पर्दा कैसा? चेहरे के नकाब की तरफ उसने इशारा किया। बातों का पर्दों से क्या ताल्लुक? इस बार लहजे में नागवारी न थी। उसका हौसला बढ़ा। बुरा न माने तो एक बात कहूँ, कहिए। इस हुस्न का दीदार चाहता हूँ। लम्हे भर की मुलाकात ने उस पर कैसा जादू किया था कि वो भूल गया इस तरह के गुस्ताख जुमले अदा करना ठीक नहीं। आपको ये गलतफहमी कैसे हुई? चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बहुत संजीदगी से बोली। मेरी रंगत सलोनी है जिसे लोग पसंद नहीं करते। इन आंखों में वो रंग मौजूद है जिनके सामने तमाम रंग फीके हैं। वो बेखुद होकर बोला, आपकी आवाज में वो जादू है जिसे एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को जी चाहता है। इस कदर फ्री कैसे हो गया था कि अजनबी की नाराजगी का एहसास भी भुला बैठा था। क्या वाकई ये अनजान लड़की पूरे तौर पर उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी? ये जुनून, ये बेकरारी कैसी थी कि दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। कहीं ये सफर खत्म ना हो जाए। एक खौफनाक ख्याल। दिल हौले से धड़क उठा। खत्म तो होना ही है। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए लड़की पर एक सहमी सहमी सी निगाह डाली। सफर खत्म हो जाएगा, ये चली जाएगी दूर, मुझसे दूर। मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसे खो दूंगा। एक कसक रह जाएगी, ख्याल रह जाएगा जो रातों के सन्नाटों में चीख चीख कर मुझे झंझोड़ेगा। उफ, कितनी तकलीफ होगी। क्या इसको पाऊंगा कभी? नहीं, तुम मेरी हो। मेरा दिल कहता है तुम मेरी हो। तुम्हारी आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारी आवाज की झंकार ने मेरे कदम जकड़ लिए हैं। चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। एक बार, बस एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अपनी दुल्हन बनाकर सदा के लिए दिल में छुपा लूंगा। उसकी सोच ट्रेन की तेजी से कम न थी। एक निगाह उन कातिल आंखों पर डाली जहां नमी के जुगनू जगमगा रहे थे। आप रो रही हैं। मालूम नहीं किस हक ने उसको ये सवाल पूछने का हौसला दिया था। नहीं तो आंखों में कुछ चुभ रहा है। बात टालने का अंदाज अच्छा था। वो मैं तो नहीं। वो अचानक मजाक के मूड में आ गया था या फिर माहौल की संजीदगी दूर करने की गरज से बोला था। मगर ये इतनी दुखी क्यों हो रही है? उसने सोचा। आप मुझे अपना पता और मोबाइल नंबर देंगी ताकि मुलाकात का ये सिलसिला कायम रह सके। किसी अजनबी को अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं देती। इसी पते और मोबाइल नंबर की बदौलत ये अजनबी अपना भी हो सकता है। वो मुस्कुराहट के साथ बोला था। उसकी बेतकल्लुफी और बेबाकी ने उसे हैरान कर दिया। मैं ना अपनाना चाहूँ तो कपड़े फाड़कर शहर की गलियों के चक्कर तो लगा सकता हूँ। वो फिर हंसा, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिरना शुरू हो चुका था। आप फिर रो रही हैं? वो एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताइए अपने बारे में। ये बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली हैं?
वो परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं, वो रोते रोते बोली। अब पूछ रहा हूँ। तमन्ना बहुत सपाट लहजा था। एक बिजली सी कौंधी दिमाग में। गरज कड़क के साथ एक तस्वीर उभर आई। जुल्म की कहानी याद आई तो गुजरे वक्त के दरीचे खुलते चले गए। 1000 बार कहा है अपनी काली कलूटी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। ये उसका जुमला था जो अक्सर तमन्ना के कानों को सुनने को मिलता था, और जवाब में वो आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी दूसरे कमरे में चली जाती। ये जिल्लत, ये नफरत शादी के पहले दिन ही उसकी झोली में आनी शुरू हो गई थी, और रोज बरोज उसमें इजाफा होता चला जा रहा था। वो आमिर की माँ की पसंद थी, जो बड़े अरमान से उसको इस घर की बहू बनाकर लाई थी। लेकिन पहले दिन ही उसे वो अपनी सांवली रंगत की वजह से आमिर को पसंद नहीं थी। कभी नजर भर कर वो उसे देखता तक न था। उससे बातें करना तो दूर, अगर उससे सामना हो जाता तो वो अपना रास्ता बदल लेता। धीरे धीरे ये बेरुखी और नापसंदीदगी नफरत में बदलती गई। एक नई नवेली दुल्हन जो आंखों में कितने ही सुनहरे ख्वाब सजाए शौहर की चौखट पर आई थी। पल भर में वो ख्वाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। आंसुओं को अपना मुकद्दर समझ लिया था। दिन रात के ताने तकलीफ के सांचे में ढल गए थे, लेकिन कहर तो तब टूटा था उस पर जब आमिर ने साफ लफ्जों में कह दिया, अब या तो मैं रहूंगा इस घर में या ये लड़की। इसकी मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नफरत है इसकी सूरत से। उसने हिकारत से उसकी तरफ इशारा किया, जो एक कोने में खड़ी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। नंद साहिबा उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गईं। कितनी बार तुमसे कहा है आमिर के सामने मत आया करो। उन्होंने उसके गाल पर मचलते आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछा। एक ही घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है आपा? वो हिचकियों के बीच बोली, हम कुछ दिनों के लिए तुमको तुम्हारे मायके भेज देंगे, फिर आमिर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर तुम मेरी और अम्मा की पसंद हो, बस जरा उसके दिमाग से गोरी रंगत का जुनून उतरने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपा की तसल्ली काम न आई। सभी लोगों की मुखालफत के बावजूद आमिर ने तमन्ना को तलाक दे दी। ट्रेन एक झटका देती अचानक किसी स्टेशन पर रुकी तो वो जैसे सोते से जागा। नशीली आंखों वाली लड़की संभल कर उठ खड़ी हुई। आप जा रही हैं क्या? वो घबराया। मेरी मंजिल आ गई, लेकिन जाने से पहले मेरा चेहरा देखने की आपकी ख्वाहिश भी पूरी करती जाऊंगी। उसने आहिस्ता से नकाब सरकाया। मन्ना एक तेज से उठी। आमिर सकते के आलम में उसे देखता रह गया। मेरी आंखों से आपने नहीं पहचाना, क्योंकि कभी नजर भर कर मुझे देखा न था। वो बहुत इत्मीनान के साथ मुस्कुराई। मेरी आवाज से भी नहीं पहचाना, क्योंकि आप मुझसे बात करने में भी अपनी तौहीन समझते थे। वो तंजिया मुस्कुराई। जिंदगी की राहें उबड़ खाबड़ जरूर थीं, मगर मंजिल बहुत खुशगवार और पुरसुकून। चलती हूँ, नीचे प्लेटफॉर्म पर मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। एक छोटी सी अटैची उठाकर वो आगे बढ़ गई, और वो खाली खाली आंखों से उस हसीन ख्वाब को खत्म होता देखता रहा। दिल चाहता था कि उसे रोक ले, बढ़कर मजबूती से उसका हाथ थाम ले और कहे, इस तरह ठहरे हुए खामोश पानी में कंकर फेंक कर मत जाओ। ट्रेन एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। खुशबुओं का एहसास अब भी उसका घेरा किए हुए था। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। सामने की सीट खाली थी। एक गहरी सांस लेकर उसने इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा, हवाओं की सरसराहट खिड़कियों से दाखिल होकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।
अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई, तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वो चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी अगर अब की बेटा ना हो तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूं, हाँ मूछें मुड़ा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वो बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। बूंगी बोली अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूँ। बूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? बूंगी ने दूर ही से कहा इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी बूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। बूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा ना पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। बूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद ना हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। बूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती बूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठे खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और बूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। बूंगी कहती बहू जी मुड़न में चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वो भी लेना, भगवान वो दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद बूंगी का राज्य था। महरियां, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रौब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर बूंगी ने कहा था मालिक भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए? ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला बूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले बूंगी बात बड़े पति की कहती है। बूंगी का शासन काल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध
तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी। कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म, शास्त्री जी शिखा फटका कर बोले। यह सत्य है, वो कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्यम वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले न ले जा सकी। हाँ, सोने के चूड़े भी मिले, एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियां, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बात हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पित्ती सा लगता था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीज जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी, पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वो पानी का सांप नहीं, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था, दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी ना था, यहाँ तक कि जिस टाट पर वो सोता था वो भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वो जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल, झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, ये हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए। ये किसे नहीं मालूम, भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता, तुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था।
यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी। कह नहीं सकते, जो कुछ भी हो तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है, क्यों रे मंगल खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, ये बता दो। ये प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच। आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्कड़ हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहा हूँ। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वो बहुत खा खा कर थुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है, सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ लेती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावटी। हद से ज्यादा प्यार ने उनकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उनकी देह के साथ। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उसे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वो रोता क्यों था? गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी देवी जी दांत पीस कर रह गईं। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जा, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है, आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी ना आएगा, यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हरज है? इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था? भंगी को कौन पनाह देता? उसी खंडहर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पहुंच सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए।
लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती। यहाँ क्या धूल फाके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेट रहूंगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी श्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में खूब घी रहता है और वो मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें हमें खोजने कोई आता है क्या? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वो धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेश नाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है? इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश था वहां खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले आता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके? कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है। ये लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।
जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैंपियन वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाए। जब सुबह आप जागते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, फिर से सो जाओ और सपने देखो, उठो और अपने सपनों का पीछा करो। हमें स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी अच्छी जॉब लगेगी। हमें स्कूल में क्या पढ़ना चाहिए? सही निर्णय कैसे लिया जाता है, असफलता का सामना कैसे करें, पैसों का महत्व, गोल कैसे सेट करें, पैशन को कैसे पहचानें, हेल्दी कैसे रहें, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस कैसे करें। सफलता बलिदान मांगती है, नेटफ्लिक्स के बदले नींद, शराब के बदले पानी, पार्टी के बदले रेस्ट, दोस्तों के बदले गुरु, हारने के बदले सीखना। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। क्या आप तैयार हो? हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गरीबी की चेन को तोड़कर अपने परिवार को अमीर बना देता है। आपको वही व्यक्ति बन के दिखाना है। रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, मैं पहले फैसले लेता हूँ, फिर उन्हें सही साबित करने में लग जाता हूँ। जिसे 1 रुपए की कीमत पता हो, वो कभी करोड़ों मिलने पर घमंड नहीं करता। आदमी बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी नहीं चले। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। मैंने कभी अपने सपनों को खोने नहीं दिया, बल्कि उन्हें जीना अपनी आदत बना लिया। ये तुम्हारी जिंदगी है जो तुम्हें ही बदलना है, कल से ज्यादा तुम्हें आज कमाना है। अभी भी वक्त है, संभल जा दोस्त, ओनली फोकस ऑन योर गोल्स। कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता अर्जित करवाएगी। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता लगने की देर होती है। किसी को आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं होती जब तक आप जीत नहीं जाते। कुछ अपनों से भी सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय साथ और समय के। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि औरत कभी उधार नहीं रखती, मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत सब दुगना करके लौटाती है। सोच में बदलाव, दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य ये है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। दूर रहें 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रखें। धन की कमी, जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है जो सबका मुंह बंद करवा देता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। 7 गलतियां जो कुछ लोग अपनी जिंदगी में करते हैं, खुद के जुनून को कभी पहचानते नहीं हैं, सिर्फ सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते, अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं बनाते, कुछ बड़ा करने की नहीं सोचते और सिंपल बन के जीना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट करना, जिंदगी भर बिजनेस करने से डरते हैं और कभी अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते।
90% नौकरी करने वाले हमेशा उनके पास समय नहीं होता, कुछ नया करने से डरते हैं, अपना बिजनेस करना है ये सोचते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, कुछ खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। क्यों आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्योंकि आपको गरीब नहीं रहना, क्योंकि आपको दुनिया घूमनी है, आपको एक अच्छा घर लेना है, आपको अपनी ड्रीम कार लेनी है, क्योंकि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, आपको किसी की गुलामी नहीं करनी। जॉब और बिजनेस। जॉब मतलब आपको कुएं से पानी कैसे निकालना है ये सीखना होगा, और बिजनेस मतलब आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है ये सीखना होगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? कामयाब इंसान। ये रास्ता आसान नहीं होगा, इस रास्ते पर तुम्हें बार बार नाकामयाबी, ये रिस्क से भरा रास्ता होगा, तुम अकेले हो इस रास्ते पर। आम इंसान। ये रास्ता आसान है, इस रास्ते पर तुम्हें बहुत से दोस्त मिलेंगे, यहाँ रिस्क बहुत कम होगा, पर इससे तुम एक आम इंसान बन के रह जाओगे। पैसे कमाने वाली स्किल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलने का तरीका सीखो, समय को मैनेज करना सीखो, ध्यान से सुनना सीखो, लगातार काम करना सीखो, समय पर पहुंचना सीखो, ईमानदारी से रहो, नेटवर्क बनाना सीखो, सबके प्रति अच्छे भाव रखो। लाइफ की ये बात याद रखें, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते, जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अंदर तक आने मत दें, अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग गया आप भी डूब जाएंगे। दुनिया के सभी कामयाब लोगों में हैं ये हैबिट्स। अपनी सारी जिम्मेदारी ले लेना, किसी के भरोसे ना बैठना, एक काम को लगातार बेहतर करते जाना, अपना एक अनुशासन बनाकर काम करना, टाइम को सबसे कीमती मानना, सिर्फ सही जगह टाइम देना, लोगों की मदद करके उन्हें अपने साथ काम में मिला लेना। हर कोई इज्जत करेगा, बस ये आदत बना लो, झूठ बोलना छोड़ दो, अपनी बेइज्जती मत सहो, हमेशा हाँ मत बोलो, हमेशा उपलब्ध मत रहो, ज्यादा से ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहो, किसी की गलती पर तुरंत बोलो। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, बहस मत करो, एक्शन लो, दूसरों के सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनो, किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट मत रहो, सबको अपने सीक्रेट्स मत बताओ, सबका ट्रस्ट जीतो, टाइम की रिस्पेक्ट करो। जीवन के 6 नियम। प्रार्थना से पहले विश्वास कीजिए, बोलने से पहले सुनिए, खर्च करने से पहले कमाइए, लिखने से पहले सोचिए, हार मानने से पहले कोशिश कीजिए, मरने से पहले जिंदगी जी लीजिए। इसे कभी मत भूलना, अपने टारगेट को, समय की कीमत को, अपने माँ बाप को, अच्छे दोस्त को, अपनी काबिलियत को, जो बुरे वक्त में साथ दे उसको। अमीरी की शुरुआत। कम बोलो, काम ज्यादा करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, मददगार लोगों से दोस्ती करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, फेल होने से हार मत मानो, बिजनेस की शुरुआत करो। पैसे का सही इस्तेमाल। डिस्काउंट देख बिना जरूरत सामान न खरीदें, कुछ ऐसा खरीदें जिसकी कीमत और बढ़े भविष्य में। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों का रिपोर्ट रखें, अमीर बनने का दिखावा कर खर्च न करें, पैसे से पैसा कमाने का सोचें। पैसे से पैसा कैसे बनाएं? सबसे पहले अपनी एक आय का स्रोत बनाएं, उसके बारे में इंटरनेट पर सीखें और 3 महीने डटकर काम करें। जब आपको इसमें सफलता मिले तो आप इसे और अच्छी तरह से करें, इसमें और ग्रोथ हासिल करें। अब आप इन पैसों से किसी दूसरी आय का स्रोत बनाने के बारे में सोचें। जब आपके पास 2 स्रोत बन जाएं, फिर आप इन्वेस्टिंग सीखें। खुद को बेहतर बनाओ, कम बोलिए, सबसे ज्यादा मेहनती बनिए, सबकी इज्जत करिए, टाइम से काम पूरे करिए, मुश्किल टाइम में भी काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जो आपको अच्छी सलाह दे, सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए। इंटरनेट पर फालतू वेबसाइट पर अपना टाइम बर्बाद न करें, जहां से अच्छी बातें सीखने को मिलें, ऐसे सोर्स पर ही टाइम बिताएं।
21 दिन का चैलेंज, बेकार की वीडियोस देखना बंद कर दो। रोज सुबह 6 बजे उठो, 30 मिनट रोज मेडिटेशन करो, एक दिन में 15 पेजेस पढ़ो, हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करो, एक साइड इनकम बनाना शुरू करो, रिस्क लेना सीखो। पैसा क्यों जरूरी है? बिना खाए सोया तो पता चला पैसा जरूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। आगे की पढ़ाई छूटते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। पापा को छुट्टी वाले दिन भी काम करते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। पैसा और लोग, दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। पैसा कभी भी गोल नहीं हो सकता, गोल तो आजादी है और उस आजादी को हासिल करने का रास्ता है पैसा। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लेना, ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री महज कागज का टुकड़ा है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रख पाता है। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में ये सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। मर्द कहता है अकेली औरत महफूज नहीं, पर बताता नहीं किसकी वजह से। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है साहब, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि श्री राम ने कितने दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई, अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। पैसा भले ही शहर में ज्यादा होगा साहब, सुकून और शांति अभी भी गांव में ही मिलती है। गांव और शहर में इतना ही फर्क है, गांव में पहली बारिश से मिट्टी की बेहद खुशबू आती है और शहर में गंदे नाले की बदबू आती है। रेत में पड़ी हुई चींटी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा न समझें। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। विरासत में सिर्फ बाप की गद्दी मिलती है, बाप की बुद्धि नहीं। यकीन रखो खुद पर, एक दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। समय ऐसा आ गया है जहां ताकतवर बनना ही आखिरी विकल्प रह गया है। दुनिया जिस मकाम पर झुकती है, हम वहां खड़े रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है नसीब अच्छा है, मुझे पता है मेरी मेहनत जानलेवा थी। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। अब आप हौसलों की उड़ान देखेंगे, हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा ले उड़ेंगे। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं।
बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसके सामने डर जाता है। जब पागलपन सवार हो उसमें तो वो उसकी औकात से भी ज्यादा कर जाता है। हाथ थामा है तो साथ भी देंगे, और उनकी तरह धोखा देना हमारे संस्कार में नहीं। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, इसे मेरा स्वभाव समझो या स्वाभिमान। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। हमारा नाम इतना भी कमजोर नहीं है कि 2-4 कुत्तों के भौंकने से बदनाम हो जाए। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और आत्मसम्मान की हो। राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। निंदा और नीत पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आग लगा दूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मुझे झुकना पड़े। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। मंजिल तो मिल जाने दो, हम तुम्हारा हिसाब भी बड़ी शिद्दत से करेंगे। जब काटने वाले चाटने लग जाएं, तो समझ लेना वक्त तुम्हारा है। खेल खेलने में तभी मजा आता है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जो तूने दी वो तो एक खरोश थी, अब मैं जो दूंगा वो घाव देखना। अगर कोई तुम्हें पसंद ना करे तो इतना याद रखो कि शेर सिर्फ शेरों को अच्छे लगते हैं, गधों को नहीं। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों न रहना पड़े। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये न बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। किस्मत से लड़ने में बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार मानने के मूड में नहीं हूँ। बदलते तो सब हैं, कोई सही वक्त पे तो कोई बुरे वक्त पे। फर्क नहीं पड़ता कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल व्यक्ति बनकर लिया जाता है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। शेर के साथ रहोगे तो वो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालात के सामने झुकना सिखाएगा। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। वक्त अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। पैसे से हैसियत बढ़ती है, कलेजे का साइज नहीं। हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं जनाब। खड़ा हूँ खुद के साथ, पसंद नहीं है मुझे मतलब का हाथ। बाप का पैसा नहीं, बस साया ही काफी होता है। कदमों की रफ्तार धीमी है पर खुद के दम पर है। खुद के दम पर खड़ा हूँ, खेल तो लाजवाब होगा ही। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, मैं अपने दम पे चलता हूँ। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। वक्त लिया है तो धमाका भी जोरदार ही करेंगे। गुलामी नहीं होगी मेरे भाई, कोई चाहे कितना भी खास हो। व्हाट्सएप हो या जिंदगी, लोग आजकल स्टेटस ही देखते हैं। जो था वो रहा नहीं, जो हूँ वो किसी को पता नहीं।
जो नहीं हो सकता वही तो करना है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। हमारी काबिलियत को तुम क्या जानोगे, तुम तो खुद को भी ठीक से नहीं जानते हो। कामयाबी का एक ही सूत्र है, फोकस। जितने कठिन ये रातें होंगी उतना अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। विजेता वो नहीं है जो जीतता है, विजेता वो है जो कभी हार नहीं मानता। आप अनथक कठिन परिश्रम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, पहले खुद से लड़ना होगा। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर जाते। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं।